बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम। यानी जो हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका क्या जो उसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या कौन सी चीज़ें पहले लिखी जाती हैं, फिर उसके बाद कौन सी होंगी और फिर इसको एंड किस तरीके से किया जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा। ओवरऑल वैसे 3 स्टेप्स ही हैं, 3 असल में इसके आप यूँ कह लो कि स्ट्रक्चर्स हैं, 3 इसके पोर्शंस हैं। तो चूंकि आप जैसे कि जानते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके ऊपर पहले हम वीडियोस में जो है बता चुके हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर पहले वीडियो जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सी चूंकि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो मॉड्यूल्स जो होंगे वो होंगे और स्ट्रक्चर्स एक्चुअल में बनेंगे। और इसके अंदर ये होगा कि 3 असल में पोर्शंस हैं इसके अंदर। सी का प्रोग्राम लिखने के जो 3 आप कह लें पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स। सबसे पहले जो है पहला जो पार्ट है उसे कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, उसके बाद फिर मेन फंक्शन और उसके बाद फिर बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। तो ओवरऑल ये 3 ही है। तो जिसमें जो पहले 2 हैं ये ऑलमोस्ट तकरीबन फिक्स रहते हैं सभी प्रोग्राम के अंदर। जो भी आप प्रोग्राम लिखने जा रहे हो उसके अंदर जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स उसी तरीके से आएंगी। उसके बाद है तो आपके पास मेन फंक्शन जो है वो ऑब्वियसली आएगा उसी तरह, और जो बॉडी है वो वेरी करती है। और असल में जो बॉडी वेरी करती है तो आपकी जो उसका जो आउटपुट होता है, उसका जो के रिजल्ट्स होता है वो अलग आता है। और बैक पे ऑब्वियसली प्रोग्राम की लॉजिक डिफरेंट होती है, उसका एल्गोरिदम डिफरेंट होता है, उसका फ्लो चार्ट डिफरेंट होता है। तो जैसे उसकी बैक पे लॉजिक डिफरेंट है तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी भी डिफरेंट होगी। डिफरेंट प्रोग्राम कैसे बनते हैं वो उसके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से नहीं होते, डिफरेंट प्रोग्राम उसके जो मेन फंक्शन की वजह से नहीं होते, डिफरेंट प्रोग्राम उसकी बॉडी की वजह से होते हैं। बॉडी मीन्स इट गिव्स द शेप टू योर प्रोग्राम। तो डिफरेंट बॉडी डिफरेंट प्रोग्राम। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि सी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट प्रोवाइड्स वेल स्ट्रक्चर्ड वे टू राइट अ प्रोग्राम। यानी एक बहुत बेहतरीन इसका जो है वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप इस प्रोग्राम को इजीली लिख सकते हैं। सी हैज़ वेरी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर विच इंक्रीजेज द पावर ऑफ द लैंग्वेज। इसका जो है वो आसान है, यानी फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन आप करना चाहें, जैसे आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो आपने स्टार्ट पे डिक्लेयर कर दिया, अब आपको पता चला कि 2 वेरिएबल्स और रिक्वायर्ड है तो अब आपको स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आपको जरूरत है वहीं आप उसको डिक्लेयर कर दें। इट्स मीन इट्स फ्लेक्सिबल, इट डज नॉट रिक्वायर यू टू डिक्लेयर द ऑल वेरिएबल एट द स्टार्ट एंड लेटर ऑन यू कैन डू दिस एक्टिविटी अगेन, बट यू कैन डू इट आफ्टर वेयर यू वांट विद where the need arise। तो जहां पे उसकी जरूरत पड़ेगी आप उसको कर सकते हो। so the structure is consist on 3 part। 3 पार्ट्स के ऊपर होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, मेन फंक्शन एंड द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, जिसके अंदर जो है वो स्टेटमेंट्स होती हैं। इसलिए बाज़ दफ़ा इसको जो है वो सी स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। इसके अंदर एग्जाम्पल किस तरीके से होगा, अब जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं इसका जो सबसे बड़ा जो का आप कह लें कि हिंट है कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है या नहीं है, तो वो हैश साइन से जो है स्टार्ट होती है। तो हैश इंक्लूड, और ये जो आपकी एंगल ब्रैकेट्स होती हैं इसके अंदर जो है उसको टैग ब्रैकेट्स भी इनको कहा जाता है। इसके अंदर जो है वो stdio.h जो है वो लिख दिया जाता है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और ये हेडर फाइल्स होती हैं। और हेडर्स जो हैं यही वजह कि एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम एक्चुअली दे अपीयर्स, और ये मेन होती हैं। उसके बाद जब आप इसको जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिख लेंगे, बाज़ दफ़ा कॉनियो और math.h और मुख्तलिफ किस्म की हेडर फाइल्स होती हैं। वो जो इनके अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशन स्टोर होती हैं जो भी आप प्रोग्राम वगैरह जो है वो यूज़ कर रहे होते हो। उसके बाद वॉइड मेन एक प्रोग्राम, ये वॉइड का मतलब है कि रिटर्न टाइप, और ये कोई जो है वो ना तो ये इनपुट ले रहा है, एक्चुअली में ये भी एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप में हम लोगों ने बात की थी कि डेटा टाइप असल में जो सी की जो बेसिक और प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं, वैसे तो ओवरऑल उसके जो है वो डिराइव डेटा टाइप्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी डेटा टाइप्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो प्राइमरी डेटा टाइप्स है उसमें 4 है। उसमें इंटीजर आ जाता है, फ्लोट आ जाता है, कैरेक्टर आ जाता है और वॉइड आ जाता है। तो ये हैं इसके अंदर 4 मेजर टाइप्स। तो इसमें यहाँ पे वॉइड मेन वॉइड, आप इसको खाली मेन और ब्रैकेट्स भी आप खाली भी छोड़ सकते हो, क्योंकि वॉइड होती है ये बताती है कि वॉइड मीन नथिंग, यानी यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन ऑब्वियसली कुछ इनपुट लेगा और कोई ना कोई आउटपुट जो है वो रिटर्न करेगा। तो मेन इज अ फंक्शन, तो इसका मतलब कि ये कोई ना कोई इनपुट ले रहा होगा और कोई ना कोई आउटपुट भी दे रहा होगा। तो आप चूंकि जो मेन फंक्शन है ये जस्ट आपका प्रोग्राम का स्टार्ट बताता है, यहाँ पे इसके अंदर हो सकती है वैल्यूज, कुछ पैरामीटर्स ये ले सकता है, लेकिन यूजुअली जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर ये मेन फंक्शंस के अंदर कुछ भी हम नहीं लिखते, जो कि सिंपल प्रोग्राम जितने भी लिखे जाते हैं उसके अंदर मीन्स कि हम ये कहते हैं कि जो मेन फंक्शन है वो जस्ट इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम एंड देयर इज नो नीड टू गिव एनी काइंड ऑफ अ वैल्यू टू इनपुट, एंड डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम इज नॉट रिटर्निंग एनी काइंड ऑफ अ वैल्यू टू द यूजर। तो हम इसको किसी की तरह का कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं और किसी तरह का हमारे पास इसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। तो ये जो मीन्स के ये जो शुरू में वर्ड है इसकी जगह भी आप खाली इसको छोड़ सकते हो, जरूरत नहीं है, खाली आप मेन और उसके बाद ब्रैकेट आप यूज कर लें, और इसके बाद कोई सेमीकोलन वगैरह नहीं है ना, इनके बाद कोई सेमीकोलन है, सिंपल इस तरीके से इसको लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे
मीन्स के ये जो ब्रैकेट के अंदर वर्ड लिखा है मीन्स के ये कोई पैरामीटर जो है वो नहीं ले रहा और ये कोई पैरामीटर जो इसका रिजल्ट है वो भी कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद करली ब्रैकेट्स आपके पास जो होती हैं ये इसको लिखा जाता है और इनको डेलीमीटर्स कहा जाता है। ये डेलीमीटर्स जो हैं वो ये लिखी जाएंगी, ये स्टार्टिंग डेलीमीटर, एंडिंग डेलीमीटर, और इसके अंदर जो होती है वो प्रोग्राम की जो बॉडी होती है वो लिखी जाती है। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि हेलो वर्ल्ड, जो कि फर्स्ट एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसको लिख सकते हो कि सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आ जाएगी, उसके बाद फिर उसका मेन फंक्शन आ जाएगा, उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर जो आपके पास जो है वो इसकी बॉडी आ जाएगी और बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं और ये सेमीकोलन पे एंड होती हैं। नॉट ऑल बट यूजुअली इसकी जो है वो सेमीकोलन पे एंड होती है। अब कौन सी सेमीकोलन पे एंड नहीं होती है वो हम आने वाली जो सीरीज है जिसके अंदर हम क्वेश्चंस वगैरह इसको करेंगे चैप्टर वाइज, उसके अंदर आपको बताएंगे कौन सी सेमीकोलन पे एंड होती है और कौन सी नहीं होती। तो प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो कि स्क्रीन के ऊपर जो है वो रिजल्ट्स को जो है वो प्रिंट करता है, शो करता है, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। और ये प्रिंट और एफ इसके दरमियान कोई स्पेस नहीं है, ये एग्जैक्ट एज इट इज लिखा जाता है। और उसके अलावा है तो ये हेलो वर्ल्ड ये लिखिए और उसके बाद इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा इसको स्ट्रिंग कहा जाता है और उसके बाद इसको ब्रैकेट में क्लोज करके उसका लास्ट में सेमीकोलन और ये प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। अब आइए हम इसको वन बाय वन इसको देख लेते हैं किस तरीके से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, अब इसके अंदर डेफिनेशन क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम। यानी ये जैसा कि नाम से जाहिर है प्री प्रोसेसर मींस के प्रोसेसर को दी जा रही है लेकिन उसकी प्रोसेसिंग से पहले। So these are some of the instructions that have been given to the compiler before the execution of the actual program. Preprocessor directives are processed by program known as preprocessor. ये प्रोग्राम होता है जो इनको प्रोसेस करता है, जो ये चेक करता है कि आपके पास जो है ये जैसे कि आप यूं कह लो कि गाड़ी होती है ना, तो उसके अंदर आपको जो है वो चलाने के लिए उसके लिए पेट्रोल चाहिए, उसके लिए जो है वो जो बैटरी वगैरह जो भी इसके अंदर एक सिस्टम है वो सिस्टम उसके लिए रिक्वायर्ड है। अगर उसमें वो सिस्टम नहीं होगा तो आप सेल्फ मारते रहो करते रहो, स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो नहीं चल पाएगी। तो पहले वो सारी चीजें वो उसके लिए रिक्वायर्ड है, उसके बाद उसने चलना है। तो चलना तो बाद की बात है ना, पहले उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो तो होनी चाहिए गाड़ी के अंदर, समझ लगी ना। तो एक कोई भी चीज होती है तो उसकी कुछ बुनियादी जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है सी प्रोग्राम के और ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाती हैं। और इसकी निशानी क्या होती है? इट is started with hash symbol, इससे ये स्टार्ट होती है। सेमीकोलन is not used at the end of the preprocessor directives, के साथ एंड पे नहीं आता। and there are two types of the preprocessor directives, एक include preprocessor और एक define preprocessor। एक define preprocessor directive होती है और एक उसके बाद जो है वो include preprocessor directive होती है। it is the part of the C compiler, ये C compiler का पार्ट होती है। अब हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये include जो है preprocessor ये क्या है और define जो है ये क्या है। तो आइए हम इसको देखते हैं। इंक्लूड प्री प्रोसेसर, दिस डायरेक्टिव इज यूज्ड टू एनेबल अ प्रोग्राम टू एक्सेस द लाइब्रेरी। इस डायरेक्टिव को हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम को एनेबल करने के लिए। दिस डायरेक्टिव इज यूज्ड टू एनेबल अ प्रोग्राम टू एक्सेस द लाइब्रेरी। अब आपको पता है लाइब्रेरी क्या मतलब है? सी लाइब्रेरी, जिसके अंदर जो है वो लाइब्रेरी फाइल्स होती है और फाइल्स के अंदर क्या होता है? फाइल्स के अंदर डेफिनेशंस होती है। तो ये पूरा एक यानी प्रोसीजर है। सो दिस डायरेक्टिव इंक्लूड डायरेक्टिव इज यूज्ड टू एनेबल द प्रोग्राम टू एक्सेस द लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी को एक्सेस करेगी। इट इज अ कीवर्ड व्हिच इज रिटन इन लोअर केस। ये लोअर केस में लिखा जाता है, कैपिटल के अंदर नहीं लिखा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट इज यूज्ड टू इंक्लूड द हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। ये जो होती है ये प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए, जिसके नाम से जाहिर है इंक्लूड। तो इंक्लूड का मतलब ये है कि एक ऐसा कीवर्ड है जो कि आपकी हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर लेकर आएगा। और हेडर फाइल्स क्या है? वो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, उसके अंदर जो है जो आप फंक्शंस यूज कर रहे होते हो उसके डेफिनेशंस उनके अंदर होती है। और कुछ स्टैंडर्ड्स इनपुट है, कुछ कंसोल है, तो उनके डेफिनेशंस कुछ जो है वो मैथ रिलेटेड है, तो उनको जो है वो ये शामिल करेगा। तो इट इज यूज्ड टू इंक्लूड द हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। हेडर फाइल्स को ये इंक्लूड करे। और हेडर फाइल्स क्या है? लाइब्रेरी फाइल्स। और लाइब्रेरी फाइल्स क्यों होती हैं, क्या होती हैं, उनमें कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ जैसे कि मेटा डेटा के बारे में हमने बात की थी डेटाबेस के अंदर। इस तरीके से उसकी यानी बैकएंड फाइल्स हैं जो कि उसको एक्चुअल में सपोर्ट कर रहा होता है आपकी प्रोग्राम को जो आप लिख रहे होते हो। क्योंकि आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हो उसके बैक पे भी तो कोई है ना जो उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर वो नहीं होगा तो आपको प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करेगा। और आप जो प्रोग्राम बना रहे हो वो एंड यूजर्स के लिए है, यानी जब यूजर आता है वो कोई एक भी फंक्शन उसे परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए एंड है। लेकिन बैक में बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो चल रहे होते हैं, लेकिन उन प्रोसेसेस जो बनाए गए उनके बैक पे तो कोई प्रोसेस होगा ना, वो भी किसी लैंग्वेज के अंदर बना होगा। अब वो उसको भी किसी प्रोग्रामर ने बनाया होगा, बैकएंड टीम ने बनाया होगा, तो वो सारे प्रोसेसेस जो है वो काम कर रहे होते हैं। ऐसा है ना। और वो बैक वाला अगर खराब हो जाएगा तो फ्रंट वाला काम
नहीं करेगा, तो उसके बैक वाला अगर खराब होगा तो उसके दरमियान वाला काम नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। इट इज यूज्ड टू इंक्लूड द हेडर फाइल, हो गई बात। और उसके बाद हेडर फाइल्स आर द कलेक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस का कलेक्शन है टू परफॉर्म, व्हिच आर यूज्ड टू परफॉर्म द डिफरेंट टास्क, मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करते हैं। सिंटैक्स अगर आप इसको देखें तो जैसे इंक्लूड स्टैंडर्ड और हेडर फाइल्स यहाँ पे लिखी जाती हैं, इसका स्टैंडर्ड सिंटैक्स यही होता है। और एग्जांपल इंक्लूड stdio.h और उसके बाद इंक्लूड maths.h, math.h जो मैथ हेडर फाइल होती है, इसके अंदर जो मैथ की कुछ जो टर्मिनोलॉजीज वगैरह जैसे SQR है, स्क्वायर रूट जो है SQRT, तो ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हो या इस तरीके से मैथ में कोई भी कैलकुलेशन वगैरह है तो उसके लिए आपकी जो स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं उनकी स्टैंडर्ड फंक्शंस की डेफिनेशन जो होती है वो इन फाइल्स के अंदर होती है। तो जिस तरह की कैलकुलेशंस आप करना चाहे, जिस तरह का फंक्शन आप यूज कर रहे हो, उसकी फिर हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ती है। यानी या तो आप बना लो अपनी तरफ से, और अगर आप बनाना नहीं चाहते हो तो फिर सिंपल उसकी इंक्लूड कर लो। दैट्स इजी कि जो है ये आसानी है एक तरह की लैंग्वेज की, सी लैंग्वेज की, कि इसके अंदर आपको हर चीज दोबारा नए सिरे से बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपके पास कुछ चीजें बनी हुई है एज अ रेफरेंस के दो, ये रेफरेंस पॉइंट है कि आप इनको जस्ट इंक्लूड कर लो तो सी उसको वहां से चेक कर लेगा कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं, और वहां से वो देखता जाएगा उसके मुताबिक चल रही है तो दैट्स ओके, दैट्स परफेक्ट, राइट। तो उसके बाद है जी डिफाइंड प्री प्रोसेसर। डिफाइंड प्री प्रोसेसर इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट इन टू द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के अंदर कांस्टेंट जो होता है उसको डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट कैन बी डिफाइंड, इट कैन बी डिफाइंड, इट कैन बी डिफाइंड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, इसको प्रोग्राम में कहीं पे भी डिफाइंड आप कर सकते हो, यूजुअली जरूरी नहीं है कि स्टार्ट पर है, कहीं पे भी आप इसको ले सकते हो। सिंटैक्स क्या है कि नंबर साइन डिफाइन कांस्टेंट नेम एक्सप्रेशन, स्पेस देके एक्सप्रेशन, यानी उसका कांस्टेंट का जो भी आप, यानी कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जो कि कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, जैसे पाई की वैल्यू हो गई, जैसे आपके पास कोई एरिया है, किस चीज का, वो एरिया की वैल्यू फिक्स है, तो आप क्या करते हो उसको एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो कि डिफाइंड डायरेक्टिव है उसके अंदर आप उसको डिफाइन कर लेते हो कि ये कांस्टेंट वैल्यू, उसका एक पैरामीटर, उसका एक वेरिएबल, उसका एक आइडेंटिफायर आप ले लेते हो, और फिर आपको वो वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल उसको आइडेंटिफायर्स को ले और वो जहां जहां पे होगा उस आप यूज करते हैं, और ये जो कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखी जाती है। और डिफाइंड डायरेक्टिव इसके लिए यूज होती है, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू है उसको अगर आप एक पैरामीटर का पार्ट बना के उसको आइडेंटिफायर के तौर पर अगर आप लेना चाह रहे हो तो उसके लिए डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज। सिंटैक्स क्या है, नंबर साइन डिफाइन कांस्टेंट नेम है, और आगे जो वो कैलकुलेशंस कर रहा है वो आप इसके अंदर लिख देंगे, जो भी उसकी वैल्यू आ रही है वो आप लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए नंबर साइन डिफाइन पाई और 3.1415 ये इसकी पाई की वैल्यू होती है, और इस तरीके से नंबर साइन डिफाइन G10, G एक आइडेंटिफायर है, एक वेरिएबल है जिसकी जो वैल्यू है वो 10, ठीक है। जैसे आपके पास फिजिक्स के अंदर ग्रेविटेशन पुल होता है तो उसकी एक वो वैल्यू होती है, इसी तरीके से पाई है तो उसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो कोई और भी आपके पास पैरामीटर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, इसकी आपके पास वैल्यू फिक्स हो जाए तो उसके लिए आपने कैपिटल में इसका नाम लिख के स्पेस देकर, कोई इक्वल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना डबल इनवर्टेड कॉमा है, ना कुछ है, ना सेमीकोलन इसके आखिर पर, ना इसके अंदर एंगल ब्रैकेट है, सिंपल आपने क्या दे रहे हैं, नंबर साइन डिफाइन, उसके बाद फिर जो आपने उसका नाम यूज कर रहे हैं, और नाम यूज करने के बाद उसके बाद स्पेस देकर उसकी वैल्यू आपने एंटर कर देनी। ये थी आपके पास डिफाइन प्री प्रोसेसर, ये थी आपके पास इंक्लूड प्री प्रोसेसर, और ये सारी की सारी जो थी ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव थी जो कि स्टार्ट पे आपको दी जाती है यूजुअली। और उसके बाद आ जाइए मेन फंक्शंस के ऊपर। मेन फंक्शन इट इज द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सी प्रोग्राम स्टार्ट, जहां तक सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, जहां से वो शुरू होता है वो मेन फंक्शन है। ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन, हर प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन का होना लाजमी जरूरी है। द कंट्रोल ऑलवेज एंटर इनटू द मेन फंक्शन, कंट्रोल जो होता है वो हमेशा मेन फंक्शन में जो है वो एंटर होता है, जहां से उसको पता चलता है कि यहाँ से उसने जो है वो स्टार्ट लेना है। Any number of the statements can be written in the body of the main function, जब मेन आप लिख लेंगे तो उसके बाद फिर आपके पास उसकी बॉडी है, उसके अंदर कोई सी भी स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो। The body is enclosed with the braces, ये ब्रेसेस कहा जाता है जिनको डेलीमीटर्स भी कहा जाता है, तो इनके अंदर जो है वो लिखा जाता है, इसके ऊपर प्रोग्राम मैंने आपको दिखाया था। एग्जांपल है जी void main void, जैसे कि इस वर्ड का मतलब है कि ये है इनपुट और उसके बाद ये है उसका आउटपुट रिटर्न वैल्यू। इनपुट यानी कोई पैरामीटर्स ऐसे इनपुट नहीं ले रहा और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसलिए आप इसको खाली मेन और ब्रैकेट लिख दें, या खाली यहाँ पे void लिख दें, यहाँ void छोड़ दें, यहाँ void छोड़ दें, दोनों लिख लें, दैट्स मीन इक्वल है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद जो है वो आपके पास बॉडी ऑफ द प्रोग्राम जो है इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। सो मेन फंक्शन इज द एक्चुअली ऑब्वियसली इट्स अ फंक्शन, मींस कि इट शुड टेक सम काइंड ऑफ वैल्यू। फंक्शन का काम क्या होता है कि वो दो या दो से एक या एक से ज्यादा जो है वो वैल्यूज आपके पास वो एज अ इनपुट लेता है, उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद फिर आपको रिटर्न करता है वैल्यू। फंक्शन का काम तो यही है ना। तो अगर वो खाली पड़ रहा है तो इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप उसको ना है सही हो रखा हुआ है आपने, लेकिन उसकी जरूरत, जैसे कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर का काम है, आप को एक पेपर आया, ठीक है, जैसे आप जॉब के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको कैलकुलेटर चला होता है, आप ले गए, लेकिन कुछ कैलकुलेशन बिल्कुल सादा सादा से,
अब वो कैलकुलेटर आपने रखा हुआ है कि अगर कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपके पास इसके अंदर आ जाती है तो फिर उसको आप यूज, तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको प्रोग्राम के अंदर अगर आपके पास आती है तो उसमें क्या होगा कि आप जो एक प्रोग्राम है उसको आप करते जा रहे हो, करते रहे कैलकुलेशन। अब आपको जरूरत ही पेश नहीं है, कैलकुलेटर सामने पड़ा हुआ है लेकिन आपको जरूरत ही पेश नहीं है कि मतलब उसको आप जो है वो कहीं से यूज कर ले। तो सिंपल कैलकुलेशन सी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन आपको कॉमनली याद थी, तो इसका मतलब आपने सोचा कि अच्छा यार इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट होना है तो हम मैनुअली करते इसलिए, ठीक है, चीज पड़ी हुई है लेकिन आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। सिमिलरली फंक्शन है, अगर आप उसमें तो कोई पैरामीटर्स अगर आपको पास करने हैं और कोई रिटर्न करना चाहता है तो दैट्स ओके, लेकिन नहीं है तो इसका मतलब उसको शरीर के क्यों लिखा, फिर वो एज ए स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट कर सकते हो आप उसको। तो यहाँ से जो मेन फंक्शन है ये बिल्कुल वही काम कर रहा है, यानी कोई वैल्यू नहीं ले रहा, कोई रिटर्न नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल इट्स परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ द फंक्शन एंड इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द प्रोग्राम, राइट। तो उसके बाद है जी आखिरी द बॉडी सी स्टेटमेंट, इसको हम द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम कहते हैं। स्टेटमेंट इन द सी प्रोग्राम इज द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये वो इंस्ट्रक्शंस है जिसको कंप्यूटर को जो है वो प्रोसेस करना है, जिसको एग्जीक्यूशन कर रही है उसमें, और उसके मुताबिक उसका आउटपुट जो भी होगा ये वेरी करेंगे तो इसका आउटपुट वेरी करेगा, चेंज हो जाएगा। ऑल द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं सारी इसमें लिखी जाती है इन द करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस, और जैसा कि मैंने कहा कि इनको डेलीमीटर्स भी कहा जाता है। ईच स्टेटमेंट इज terminated at semicolon, राइट। और ईच का मतलब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी जो कि नहीं होती, जैसे कि लूप के अंदर भी ऐसी इस्तेमाल होंगी, सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर भी आपकी होंगी, लेकिन यूजुअली जो हम स्टेटमेंट्स हम यूज कर रहे होते हैं उसके अंदर लास्ट पे सेमीकोलन आता है, और कुछ ऐसी होंगी जिसके लास्ट पे सेमीकोलन नहीं आता। वो जो नहीं आता वो हम एंड में बात करेंगे, लेकिन यूजुअली दिस ईच स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनेट होती है सेमीकोलन के ऊपर। जितने प्रोग्राम हम यूज करें, जैसे प्रिंट ऑफ, स्कैन ऑफ वगैरह हो गए, तो ये यूज करते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, यानी ये प्रोग्राम की लॉजिक को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसकी बॉडी इम्प्लीमेंट करेगी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम, कि इसको बड़ा ध्यान से तरीके से जो करना होता है। बाद में होता है वो लोग जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास भी अक्सर बीच में आते हैं तो वो क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं, यानी उनको सारा साल पढ़ाओ और सारा साल पढ़ाने के बाद वो उनको सिर्फ इतना याद होता है कि शुरू में ये तो पक्का है ना, ये भी लिखना है, नीचे मेन फंक्शन है वो भी लिखना है, और उसके बाद बॉडी में कुछ भी लिख दो और चलो जी 1-2 नंबर मिल जाएंगे। जैसे अक्सर टीचर्स वगैरह जो हजरात हैं वो याद किस तरीके से बच्चों को कराते हैं, लेटर्स वगैरह होते हैं ना, उसका फॉर्मेट याद करा देते हैं कि क्या होता है किस तरीके से कि सिटी ABC और एग्जामिनेशन हॉल और इस तरह करके होता है इंग्लिश के अंदर, तो वो याद करा दिया। नीचे जो है वो योर सिंसियरली और ये करा के, और दरमियान में कुछ भी 1-2 लिख दो, अस्सलाम वालेकुम, जो तो बात मुकम्मल होगी, चलो जी 1-2 नंबर आपको ये 1.5 नंबर मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब हम गलत डायरेक्शन के ऊपर है, हम लोग आगे इसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, हम उसको तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, या हम उस चीज़ को हम लोगों ने सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है कि हम उसको समझ नहीं पाए, या हमें बस धक्का देके एक शौक था जो हमें ले आया, हमने सोचा बहुत आसान होगा। लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो है ये इसके लिए तो आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है, इसके अंदर तो आपको जब से आप खुद नहीं सोचोगे, अगर आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, कि सिर्फ आपकी गाइडलाइन है प्रोग्रामिंग के अंदर। हम जितना भी आप चीजें पढ़ा रहे होते हैं कि जस्ट प्रोग्रामिंग के अंदर गाइडलाइन है, जितना मर्जी अच्छा टीचर है, जितना मर्जी अच्छा प्रोफेसर आपको जो है वो मिल गया, उसने जितना मर्जी आपको अच्छा पढ़ा लिया, अगर आपका अपना ब्रेन काम नहीं करता, अगर आप उसका खुद से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हो, या उसको डिफरेंट आप एंगल से उसको नहीं देखते हो, अच्छा ये मैं चीज कर रहा हूँ, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर मैं ये आउटपुट लेना चाहता हूँ तो ये इसकी प्रोग्राम की कोडिंग कैसे होगी, आप रियल लाइफ से रिलेट करके उसको देखना चाहते हो, जब आप उसको ऐसा करोगे ना तो फिर आपका काम दिमाग काम करना शुरू करेगा, फिर उसके अंदर बहुत सारी नई चीजें आएंगी, फिर प्रॉब्लम्स भी आएंगी, फिर आप उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करोगे, उसकी जगह नई एक सोल्यूशन मिलेगा, फिर उस सोल्यूशन के अंदर फिर प्रॉब्लम आएंगी, फिर आप उसको एलिमिनेट करोगे। इस तरह बढ़ते 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 आप एक ऐसे अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे कि फिर वो चीज सामने आती है, फिर वो पैदा होती है जो कि किताबों से नहीं मिलती। तो किताबें जस्ट एक गाइडलाइन है, जितना मर्जी आप उसको अच्छा कर ले, जब आप उसको खुद से दिल से करने की कोशिश नहीं करेंगे फिर वो नहीं होंगी चीजें। तो इसलिए प्रोग्रामिंग अगर आप आए हैं और इसको सीखना है तो इट मींस कि इसके लिए आपको काम अच्छा खासा करना होगा। सो द एग्जाम्पल फॉर दैट प्रोग्राम इज लाइक दिस। आप यहाँ पे जैसे प्रिंट फॉर हेलो वर्ल्ड लिखते हैं तो रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, जो उसके बाद एक और स्टेटमेंट आपने लिख दी कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, और इसको आप करली ब्रैकेट्स के अंदर स्टार्टिंग भी यहाँ पे आपके पास आ जाएगी और एंड भी यहाँ पे हो जाएगा, तो ये बॉडी आपकी कहलाएगी प्रोग्राम की। तो ये था आपका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर, जिसमें मैं आपको ब्रीफ दोबारा से कर देता हूँ कि जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पीछे हम लोगों ने बात की थी स्टेप वाइज प्रोसीजर, ये जो स्टेप वाइज अप्रोच थी, ये है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास क्या होता है कि सबसे पहले आपने तीन पार्ट्स हैं इसके, सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर मेन फंक्शन, फिर बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, ये हो गया स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं कोडिंग। इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टेप वाइज अप्रोच, जो कि पहला था कि सबसे पहले प्रोग्राम की कोडिंग की जाती है। ये असल में उस कोडिंग की एक्सप्लेनेशन है, या उसकी एलैबोरेशन है, या उसकी एक्सटेंशन है। अब
यहाँ पे जब आप इसमें एंटर हो गए हो ना, अब यहाँ से आपकी प्रोग्रामिंग का गेट ओपन हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ से अब आप बॉडी को समझना स्टार्ट करोगे, क्योंकि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का पता चल गया, मेन फंक्शन पता चल गया। नाउ यू शुड फोकस एक्चुअली ऑन द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम कि यार ऊपर स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज द एक्चुअल पार्ट ऑफ आर द गेट टू एंटर इन द प्रोग्रामिंग। अगर आप उसका क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट नहीं समझ पाए तो इट मींस कि आप कभी भी उसको सही तरीके से प्रोग्रामिंग को नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड द फोकसिंग, और फिर उसके बारे में देखना कि मुझे कितने पैरामीटर्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली चलोगे। अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, क्वेश्चन को या स्टेटमेंट नहीं समझ पाए, उसको मिस इंटरप्रेट हो गया या कोई भी लॉजिकल आपके पास जो है वो एरर आ गया, जो उसके अंदर मींस कि कोई एल्गोरिथम आप सही तरीके से, उसका एक सीक्वेंस होता है, अगर आप वो सही सीक्वेंस डिजाइन नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स ना आए, लेकिन स्टिल अगर वो आती है तो इट मींस कि ये इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ द लर्निंग। तो फिर उसे घबराना नहीं है, उसे आपने परेशान नहीं होना। उसके लिए एक बार चीज नहीं होगी तो गलतियों से इंसान सीखता है, अगर गलतियां नहीं होंगी तो फिर हम सीखेंगे भी नहीं। और गलतियां शुरू में हो जाना, जो एज होती है ना ये वाली इंटर की, जो कि मैट्रिक इंटर की जो एज होती है, ये एज ही गलतियों की होती है। यहाँ गलतियां कर रही होती हैं, लेकिन गलतियां करके उसको हंसना या उसको मजाक उड़ाना या उसका जो है वो आसान या लाइट लेकर और बस खेलते रहना, कोई गेम्स वगैरह या सब बिल्कुल लाइट लेना शुरू करते हैं, वो एक अच्छी चीज नहीं है। काम आप करोगे, फोकस करते जाओगे तो ऑब्वियसली वो चीजें जो है वो बहुत छोटी सी चीज होगी, लेकिन आप एक वक्त आएगा, एक स्टेज आएगी कि वो एक बहुत बड़ी चीज बनके दुनिया के सामने आ जाएगी। लेकिन ये इसके लिए बहुत टाइम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन गलतियों से सीखना मकसद है। अगर हम गलतियों से सीख नहीं रहे तो फिर तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये था आपके पास जो है वो इसका यानी कोडिंग की एक्सपेंशन, और जैसे मैंने बताया कि स्टेप वाइज अप्रोच के अंदर क्या था कि कोडिंग, फिर उसकी सेविंग, फिर उसकी कंपाइलिंग, लिंकिंग, लोडिंग, एक्सिक्यूटिंग, ये सारे प्रोसेस थे। तो वो एक पूरी स्टेप वाइज अप्रोच है और ये उसका स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर के आगे फिर इसकी जो बॉडी है, अब आपको उसको समझना है और डिफरेंट प्रोग्राम बनाते जाना है, स्टेटमेंट्स को समझते जाना है और प्रोग्रामिंग करते जाना है, और इस तरीके से आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको आप लाइक, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।